जय हिंद दोस्तों, मैं आबिद खान IT वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको 8 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 की CPCT एग्जाम मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस करवाएंगे। इसी के साथ में आपको हम ये बता देंगे कि हिंदी में पैराग्राफ आता है 5 नंबर का और GS के 6 क्वेश्चन ये भी आपको साथ साथ में दिखा देंगे, जिसको आप हिंदी के पैराग्राफ को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और GS को क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे किसका क्या आंसर रहेगा और किस प्रकार से आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको यहाँ से आगे पहले हिंदी का पैराग्राफ दिखा देता हूँ, जिसमें आप देख लेना कि क्या दिया है और किस तरीके से आता है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि बाद में अपन को इसकी जो साइड से पेपर हटा दिया जाता है तो आपके पास पेपर भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आप पढ़ के एक बार देख लो और समझ लो, बेटर रहेगा, आसानी होगी एग्जाम में करने में। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं अपन सीधा हिंदी के पैराग्राफ है और वहां से आपको हम ले जाएंगे, उसके आंसर दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दोनों को ही सॉल्व करेंगे। इसमें जैसा कि आपको पता है, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और 38 क्वेश्चन से आपको पास होना होता है। इस 38 क्वेश्चन से आपको पास होने के लिए 23 क्वेश्चन आपके मैथ्स, रीजनिंग, GS और हिंदी पैराग्राफ के रहेंगे और 52 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, 52 क्वेश्चन के बाद 53 से आपके हिंदी का पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ये दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आप इसके आंसर लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं हिंदी का पैराग्राफ आपको पढ़वाऊंगा और उसके लगाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है और ये आसान रहता है, आप आराम से कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप वीडियो को रोक कर फिर से पढ़ सकते हो दोबारा से। ठीक है, इसमें फॉन्ट का थोड़ा सा इस बार इश्यू रहा है, बाकी अदर एग्जामों में पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसा फॉन्ट नहीं आया। इस बार ही फॉन्ट में गड़बड़ है, जिससे कि हिंदी के जो वर्ड है वो अच्छे से आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हो, मात्राएं कहीं की कहीं लगी हुई है। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 52। निम्नलिखित में से किस हथियार का उपयोग जानवरों द्वारा स्वयं की सुरक्षा करने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन ये रहा, छलावरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवर खुद को बचाने के लिए रंग का उपयोग करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कुछ जानवर अपने शरीर के एक हिस्से को गिरा देते हैं जो बाद में बढ़ता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फॉन्ट की वजह से थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा जानवर छलावरण का उपयोग नहीं करता है? अगला, नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। ये सभी आपको गद्यांश में से ही आपको देने हैं। ठीक है ना, पैराग्राफ में से पूरे आंसर देने। यहाँ से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट होता है, यानी मैथ्स पार्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न के स्थान पर अनुमानित मान क्या होना चाहिए? आपको सटीक मान की गणना नहीं करनी। तो सटीक मान की जब गणना की नहीं कहता है तो आपको ये जो पॉइंटों में दिया है 16.978, तो इसको ना 17 मान लो, इसे लगभग माने नहीं। इसको क्या मान लिया? 17 प्लस ये कितना होगा जाएगा फिर 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 को हम यहाँ 984 है तो इसको 37 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 37 कर दिया, माइनस 12.96 है, इसको 13 लिख दो, माइनस 9 लिख दो, यहाँ 27। देखो अब यहाँ से अगर हम इसमें से घटा देंगे, 13 में से 17 में से 13 गया तो 4, 9 27 में से 9 गया तो 18, 18 4 22 और 37, 37 प्लस 4 प्लस 18 यानी कितना हो जाएगा 59। 18 4 22 और 37 59। तो किसके अप्रोक्सीमेट अगर देखोगे तो ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हो। इसमें आपको अप्रोक्सीमेट ही गणना करनी है, एग्जैक्ट की कोशिश नहीं करना। अगर एग्जैक्ट की कोशिश करोगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और आप आंसर को सही भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए अगर टाइम लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं,
दोनों समीकरणों को हल करना होगा, उचित विकल्प चुनना होगा। यानी अपन को ये दिखाना है x का मान बड़ा है y से या छोटा है या बड़ा बराबर है या छोटा बराबर है। तो इन दोनों समीकरणों को अपन को सॉल्व करना होता है। जैसे 5x² माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0। तो इसके पहले हम खंड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5x² माइनस 5 9 45, 15 तिया 45, तो 15x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। 5x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर 0। तो 5x माइनस 3 x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 3। तो x का मान एक तो कहेंगे 0.6 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो ये क्या लिखा है 20y² माइनस 13y प्लस 2 बराबर 0। तो देखो 20 दूनी 40 और 8 5 13 यानी 8 पंजे 40। तो 20y² माइनस 8y माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अपन को कॉमन क्या लेंगे, हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, यानी 4y कॉमन ले लो यहाँ से। तो 5y 4 पंजे 20y माइनस 2 माइनस 5 कॉमन ले लो तो माइनस 1 कॉमन ले लो तो 5y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखेंगे एक तो हो जाएगा 5y माइनस 2 और एक हो जाएगा 4y माइनस 1 बराबर 0। एक तो y का मान आ जाएगा 2/5 यानी 0.4, एक आ जाएगा y बराबर 1/4 यानी 0.25। अब हमें ये देखना है कि x बड़ा है। देखो x का मान 3 तो इन दोनों से बड़ा है ही, और 0.6 भी देखो यहाँ 0.4 यहाँ 0.25 यानी 0.6 को क्या कहेंगे 0.60 हो जाएगा, ये 0.4 यानी 60 और 40 और इधर क्या है 25 है, यानी x के दोनों ही मान y के दोनों ही मानों से बड़े हैं। तो क्या कहेंगे x बड़ा बराबर है y के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। और इसको अगर डिटेल में नहीं करोगे तो इस स्टेप से सीधा आप आंसर लिख सकते हो, उसको मैं बता देता हूँ आपको। तो जब हमें x की वैल्यू लिखना है, x की, तो इस वाली वैल्यू को लिखो 15, अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का लिखो, चिन्ह चेंज कर दो और बटे में ये वाली लिखो 5। तो 5 या 15 यानी 3 आंसर आ गया। दूसरा क्या होगा, इस वाली वैल्यू को लिखो 3, x बराबर क्या लिखोगे 3, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है प्लस हो जाएगा और 3/5। यहाँ आपने देखा, देखो एक तो 3/5 आ गया, जैसे हमने यहाँ लिखा था 3/5 और 3, ये वैल्यू निकल आई, तो सीधी वैल्यू निकल आएगी, यानी ये 2-3 स्टेप है आपके, ये खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ से y का भी लिखना चाहोगे तो देखो 8, चिन्ह चेंज कर दोगे बटा 20, अगला स्टेप होगा आपका 5/20। अगर काट दोगे तो ये हो जाएगा 1/4, इसी प्रकार इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा 2/5। ये 2/5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो कि हमने निकाला है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो तो कौन सा आंसर सही होगा, x बड़ा बराबर होगा y के, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है A 28,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है, 2 महीने बाद B शामिल हो जाता है और फिर इसके B के 2 महीने बाद C व्यक्ति शामिल हो जाता है, ठीक है। और 10 महीने बाद क्या करते हैं, B अपने 2,000 रुपए निकाल लेता है और C भी 2,000 रुपए निकाल लेता है। और फिर आगे कह रहा है वो कि आपका जो A है ना, वो उसके पैसे लगे रहते हैं और 1 साल बाद जब हिसाब होता है तो उसके अनुपात यानी लाभ का अनुपात बताओ। इसके हम बोलते हैं पूंजी इक्वल टू होता है पूंजी इनटू समय बराबर क्या होता है लाभ। अब हमें लाभ निकालना है तो किसका लिखना है, अपने पूंजी इनटू समय। तो देखो पूंजी कितनी लगाई, A, B और C तीनों की। A ने कितना रुपए लगाया, पहले बात करेंगे। A ने 28,000 रुपए लगाया और इसने बीच में कभी पैसा लिया नहीं, तो इसका तो सीधा लगा 12 महीने के लिए। अब B की बात करते हैं, B ने क्या किया, देखो B इसके तो 2 महीने बाद आया और 10 महीने के बाद पैसा निकाला, तो B ने 20,000 रुपए 2 महीने बाद आया, 10 महीने के बाद निकाला, यानी 8 महीने के लिए लगाए प्लस। अब B ने अगर 2,000 निकाल लिए ये, तो बचे कितने उसके 18,000 रुपए। अब ये 10 महीने के बाद अगर 1 साल में हिसाब हो रहा है तो 2 महीने के लिए बचे अनुपात।
इसी प्रकार अगर सी की बात करें तो उसने कितने लगाए, 18,000 रुपए लगाए, तो वो कितने महीने के लिए लगाए भाई, ये ए के 4 महीने बाद आया, 2 महीने बाद बी और बी के 2 महीने बाद ये, तो यानी इसके ने तो केवल 6 महीने के लिए लगाए, प्लस अब बचे कितने 16,000 रुपए, और 16,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाए, 2 महीने के लिए। अब देखो यहाँ से अगर मैं 1,000 कॉमन ले लूं, 3 जीरो, तो यहाँ से इसमें से ये 3 आ जाएंगे, इसमें से 3 आ जाएंगे, कोष्टक के बाहर तो कट जाएंगे, यानी अगर काट दूं इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से ये 3 कट गया, यानी इसमें से कॉमन आएंगी तो इसको भी काटोगे आप, ऐसा नहीं है कि एक ही को काटोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, इसी प्रकार 1 2 3 ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 28 × 12 अनुपात, अब देखो 2 8 16 यानी 160 प्लस 18 दूनी 36 अनुपात 18 छक्के 108 प्लस 16 दूनी 32। एक और इसको देखो, यहाँ अगर इंटू होता तो भाग देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ के जब आप किसी में भाग देख सकते हो, ठीक है। तो या फिर आप इसमें से कॉमन लेके सबको काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा उसी संख्या से, इसको तो सीधा लिख देता हूं फिर मैं 28 × 12 अनुपात 196 अनुपात 140, ठीक है। अब इसको देखो 7 से काट दूं, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, कितना बचा 5 7 8 56, 7 दूनी 14 यानी 20, 4 से 1 कट जाएगा, 4 1 4, 4 7 28, 4 5 20। तो यहाँ से क्या बचा 12, यहाँ से देखो 12, यहाँ से कितना बचा 7, और यहाँ से कितना बचा 5। तो जो लाभ का अनुपात होगा क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 7 अनुपात 5, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये श्रेणी दी हुई है 25 29 67 22 117, तो इसके अगला वर्ड क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा, या तो इंटू होगा, स्क्वायर होगा, या घन वगैरह होगा। तो हमने देखा देखो 25 के बाद 29 हुआ, तो 25 × 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बराबर 4, तो कितना हो जाएगा 29। अगला स्टेप देखो 29 × 2 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9, इसको अगर प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, देखो 29 दूनी 58 और 9 67। अब अगला देखो हमने 67 है, ये 67 इंटू देखो 2 का गुणा हुआ, अब 3 का होगा। अगला स्टेप क्या हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 16 बराबर 16। अगर इसको जोड़ोगे तो 67 इंटू 201 प्लस 16 यानी 217। अगला हो जाएगा 217 इंटू 4 का गुणा करोगे प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 को जोड़ोगे, तो 217 चौके 68 यानी 868 प्लस 25 बराबर 893। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 893 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बेलन की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से 5 मीटर अधिक है, यदि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग मीटर है तो बेलन का आयतन घन मीटर में क्या है। देखो बेलन की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से 5 मीटर अधिक है, जो त्रिज्या दी है आपको और क्या दिया है आपको, ऊंचाई दी है। बेलन की त्रिज्या बड़ा है किसकी, इसकी ऊंचाई से 5 मीटर अधिक। अगर ऊंचाई अगर x है तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, x प्लस 5। इसकी ऊंचाई से 5 मीटर अधिक है कौन, त्रिज्या, तो ये x प्लस 5 हो गई, ये x हो जाएगी। यदि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन बताओ। देखो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RS। तो देखो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया इजिकल टू 792 इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 पाई आर एच। ये तो आयतन होता है, कितना होता है 792 बराबर 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा। अब क्या है, अपन मान रख लें 792 इजिकल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है, x प्लस 5 इंटू एक्स, ठीक है। 22 से कटेगा ही कटेगा ही,
22 दिया 66, कितना बचा 13, यानी 13 बच जाएगा। तो कितने का भाग चलाएगा, 22 छक्के 132, यानी 22 दिया 66, 22 छक्के 22 पंजे 110, 22 छक्के 132। 2 से काट दूं तो ये 18 हो जाएगा, 18 सत्ते 126, तो 126 बराबर x, इसका गुणा कर दें x स्क्वायर प्लस 5x, यानी अब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 126 माइनस 126 बराबर 0। क्या हो जाएगा, माइनस 126 बराबर 0। या तो आप इसके फैक्टर करोगे या फिर क्या करोगे, आपको यहाँ पे इस तरीके से x और x का मान रख के आप ये देख लोगे कि कौन से में 5 का अंतर होके और 126 आ रहा है। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि टेबल अगर आपको याद है कि 18 सत्ते 126, 14 नंबर 126, तो आपको पता है 18 7 में कितने का अंतर है, ज्यादा का अंतर है, 5 का अंतर नहीं है। 14 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 14 इसका मान 14 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से फिर हम फैक्टर करेंगे तो इसके बाद निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9x माइनस 126 बराबर 0। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसके मान कैसे निकले होते हुए, x बराबर 14 और x बराबर 1 आ जाएगा 9। अब इसमें देखो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला मान तो होगा नहीं वैल्यू, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। और x बराबर हमने क्या माना था, देखो x मानी थी हमने हाइट, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 9 हो गई। और r की बात करें तो 9 प्लस 5 बराबर r बराबर क्या हो गया, 14। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते थे इस तरीके से x प्लस 5 और x, यानी 14 नम्मा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 नम्मा 126। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ऊपर कर देते हैं इसको, बेलन का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिया था 792, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई यानी 22/7 इंटू आर का मान हमने कितना निकाला था, देखो 14। कितना निकाला था हमने, आर बराबर एक्स प्लस 5 यानी 14 था। 14 इंटू 14 इंटू 9, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू। अब हो जाएगा 14 दूनी 28 इंटू 22 नम्मा 198 इंटू 14 दूनी 28। इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 40 55 44। ये आपका आंसर होगा, यानी आयतन कितना आएगा, 55 44। हमें वक्र प्रश्न दिया था, वहां से हमें क्या निकालना था, देखो त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध दिया तो हमने त्रिज्या और ऊंचाई को निकाला, क्योंकि जब हमें आयतन निकालना है तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ से निकालोगे, यहाँ वक्र प्रश्न दिया है वहां से हमने क्या निकाल दिया, त्रिज्या और ऊंचाई। आप सीधा लिख सकते हो, देखो यहाँ आपके दिमाग में बन गया x प्लस 5 और x तो 14 और ये 9, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना तो फिर आपको इसके फैक्टर करके और डेटा में आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 35 केजी ए प्रकार के सैंडल पाउडर जिसकी कीमत 614 रुपए प्रति केजी है, एक निश्चित मात्रा में बी प्रकार के सैंडल पाउडर के साथ मिलाया गया जिसकी कीमत 695 है। देखो ए प्रकार की कीमत और एक बी प्रकार की, और फिर उसके बाद मिश्रण को 767 की दर से बेचा गया और उसको कितना लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। तो हम इसको बताते हैं, जैसे आपने पढ़ा है मिश्रण अनुपात में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम 18% लाभ हो रहा है इसको, कब, जब 767 का बेच रहे हैं तब। अगर इसको 18% का लाभ नहीं हो तो क्या होगा, यानी 767 से कम कीमत होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसको अगर मेन वैल्यू क्या है, यानी इसको लाभ नहीं हो रहा तो मेन वैल्यू क्या होगी, तो x पे कितना बड़ा है, ये 118/100 इतना बड़ा, तब कितना होगा 767, कितना बढ़ेगा 767 में। अब हम इसकी मेन वैल्यू मान लेते हैं कि जब इसको लाभ नहीं होगा तब हमें इन दोनों के मिश्रण को कितने रुपए पर केजी बेचना पड़ेगा, तो हमें ना लाभ हो और ना हानि हो, क्योंकि हम जब 767 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं तो हमें 18% का लाभ हो रहा है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसका 18% बढ़ के कितना हो गया, 767। इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है।
2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 50। देखो अब ये किससे कटेगा, 59, 59 एकन 59, कितना बचेगा, 60 17 177, 177 हो जाएगा। और 177 किससे कटेगा, 59 तिया 177 यानी 13 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 50 यानी 13 पंजे 65 यानी 650। यानी अगर हम इन दोनों को मिला देते, ए और बी प्रकार के को, और हम ये कहते कि हमें ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो हमें किस भाव में बेचना होता, 650 में। तो अब इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो 614 रुपए प्रति केजी ये ए वाला पाउडर है, और बी वाला पाउडर कितना है अपने पास, 695, और जो मिश्रण है वो कितना है, 650। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर इसमें से इसको घटाएंगे। यानी अगर इस संख्या में से ऊपर वाली संख्या में से बीच वाली संख्या नीचे वाली घटा रहे हैं, तो फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे। तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये 45, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब देखो अनुपात क्या होगा, 9 पंजे 45, 9 चौके 36। यानी अब हमारी समझ में आया कि अगर हम 5 किलो ए पाउडर को ले रहे हैं तो 4 किलो कौन सा लेना पड़ेगा, हमें बी पाउडर लेना पड़ेगा। इसमें कहा क्या है, 35 केजी ए प्रकार का पाउडर है, तो बी की मात्रा बताओ। तो हम कह रहे हैं कि 5 केजी लिया है ए, और क्वेश्चन में कहा है कि 35 केजी लिया, यानी 5 का मान कितना है, 35 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, 7 केजी। तो फिर 4 का मान क्या होगा, क्योंकि बी पाउडर कितना है, 4 केजी, ए पाउडर कितना है, 5 केजी। तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 यानी 28 केजी। यानी बी पाउडर की मात्रा कितनी होना चाहिए, फिर 28 केजी आपकी बी पाउडर की मात्रा होगी। यहाँ पे देखो, इसको हमें 18% को अपन को एक्चुअल वैल्यू में निकालना होगा। अगर आप सीधा ये 767 रख दोगे यहाँ बीच में, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, पहले आपको एक्चुअल वैल्यू निकालो, जब आप इसमें एलिगेशन मेथड लगा पाओ। आपका मैथ्स पार्ट पूरा हुआ। इसके बाद अपन करेंगे रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में भी 6 क्वेश्चन आते हैं, और 6 क्वेश्चन आपके जीएस का रहता है। इसी तरीके से 5 ऐसे के, तो 23 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, प्लस 52 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के रहते हैं। यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे स्थान पर आएगा। तो इसमें आपको क्या देखना है, शब्दकोश के अनुसार, यानी पहले ए वाले वर्ड आएंगे, उसके बाद बी वाले, फिर उसके बाद सी वाले, और उसके बाद डी वाले। तो इसमें देखो पहले क्या आर आर लिखा है, सभी में लिखा है। उसके बाद देखो यहाँ आई ई ई ई, तो देखो आई वाला तो आएगा नहीं, पहले इनमें से आएगा कोई। चलो आगे देखते हैं, ई के बाद एम, टी और भी। तो इसके बाद पहले कौन सा आएगा, एम वाला आएगा फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, टी वाला आएगा 2। उसके बाद ये आएगा 3, और इसके बाद ये आएगा 4। अब इसमें हमसे क्या कौन सा पूछा गया कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तो तीसरे स्थान पर ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर इसका सीक्वेंस पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, और उसके बाद पहला। ये आपका सीक्वेंस रहे। कई एग्जामों में इसमें सीक्वेंस पूछ लेते हैं, और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा भी पूछ, चाहे पहला पूछ ले, दूसरा पूछ ले, या तीसरा पूछ ले। इसको ध्यान से पढ़ोगे कि तीसरा पूछा है, कौन सा पूछा है। क्या होता है, जल्दी जल्दी में अपन पहला लगा देते हैं, ठीक है ना, कि पहला ही पूछा हुआ कि फर्स्ट वाला कौन सा है। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, कभी तीसरा पूछ लेगा, कभी चौथा पूछ लेगा, कभी दूसरा पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन, यह पिग फेरो। देखो जिस प्रकार पिग फेरो से संबंधित है, उसी प्रकार डॉग किससे संबंधित होगा, ठीक है। यानी सुअर के बच्चों को क्या कहा जाता है, फेरो। तो कुत्तों के बच्चों को क्या कहा जाएगा, पिल्ला। इसमें थोड़ा फॉन्ट अलग है, इस प्रकार इसकी वजह से थोड़ा सा सही से वर्ड नहीं बन पाते हैं, ठीक है। फॉन्ट की वजह से मात्राएं इधर उधर हो गई हैं। आप अगर जैसे हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में भी पढ़ के देख लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम में सही फॉन्ट लिख के आएगा। ये इस बार ही ऐसी दिक्कत आई है, पहले एग्जामों में जब भी आंसर शीट डलती थी उसमें पेपर में कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, इस बार ही आई है। ये हिंदी फॉन्ट गड़बड़ हो रहा है।
तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के निम्नलिखित अक्षर संख्या का अनुक्रम का अध्ययन करें। देखो, यदि प्रत्येक प्रत्यावर्ती तत्व को ई से शुरू माना जाता है तो कौन सा तत्व बाएं से 10वें तत्व के बाईं ओर दूसरा होगा। देखो, प्रत्यावर्ती तत्व को ई से शुरू माना जाता है, यानी अपन इसमें क्या देखेंगे, देखो, इफ एवरी अल्टरनेट एलिमेंट, यानी एक को छोड़ के एक को माना जाएगा। ठीक है, एवरी अल्टरनेट, प्रत्यावर्ती माने एक अल्टरनेट देखना है, यानी सीक्वेंस नहीं देखना है, अल्टरनेट देखना है, एक के बाद एक। ई से शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे यहाँ पहुंच गए अपन, किस पे, जे पे। अब 10 पे जे पे पहुंच गए, 10th एलिमेंट पे। फ्रॉम द लेफ्ट उसने कहा कि अपन अब सेकंड एलिमेंट पे लेफ्ट जाओ। कहाँ जाना है, द सेकंड ऑफ द लेफ्ट एलिमेंट, यानी अब बाएं मुड़ोगे तो एल पे से बाएं मुड़ो तो एक, देखो यहाँ से, सॉरी जे पे पहुंचे थे ना, जे से बाएं मुड़ो तो एफ और दूसरा भी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखो एलिमेंट, यहाँ से देखो, यहाँ से देखते जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ से देखो लेफ्ट में जाओगे तो 1 और 2, तो दूसरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। उसने कहा बाएं से 10वें तत्व के बाईं ओर दूसरा, यानी बाएं से हम यहाँ से चले 10वां तत्व, अब इसके बाएं चलना, अब इस तत्व का बाएं होगा न कि इस श्रेणी का बाएं होगा। क्या होगा, इस तत्व का बाएं होगा न कि इस श्रेणी का बाएं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, ये वाला, चौथा आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पता लगाएं कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम में कम नहीं होती है। अब देखो इंग्लिश में भी पढ़ो, इसमें क्या है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर डू नॉट डिक्रीज, यानी जो डिफरेंस है वो डिक्रीज नहीं होगा, है ना, बढ़ता जाएगा। चलो ऑप्शन ही देख लेते हैं, ऑप्शन को ही चेक कर लेते, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही गलत दिया और कोई आंसर सही है भी नहीं। पी जे एक्स एच एन, अब इनका सीक्वेंस लिख रहे हैं, 16 जे 10 पर, एक्स 24 पर, एच 8 पर, एम 13। अब इनके बीच की बात करें, अब देखो अगर इनका डिफरेंस नॉर्मली, अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो 16 में से 10 या 10 में से 24, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का अंतर, यहाँ से कितना हो जाएगा 14 का अंतर, यहाँ से कितना हो जाएगा 16 का अंतर, लेकिन यहाँ पे आके अंतर कितना रह गया 5, यानी डिक्रीज तो हुआ। वो कह रहा है नॉट डिक्रीज, यानी डिक्रीज तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक तो ये अंतर होगा, अगर हम इसको पलट के ले जाए, जैसे पी से जेड तक जाओ और जेड से फिर जे तक आओ, तो देखो पी कितने पे 16 10 26 और 10 10 20 का अंतर। अब जे से एक्स पे जाओगे, 10 से एक्स एन 24 यानी 14 का अंतर। एक्स से एच पे जाओगे तो देखो 24 और 2 26 और 8 यानी 8 2 10 का अंतर। और एच से एम पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, एच से एम पे। अब देखो अब 13 में से 8 नहीं जा सकता, अगर हम यहां से पलट के आ रहे हैं तो एच से भी पहले जेड पे जाओ, फिर उसके बाद एम पे आओगे, तो ये तो पहले एच आएगा फिर एम जाएगा, फिर ये तो 27 से भी ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो उसने कहा कि नॉट डिक्रीज, यानी जो डिफरेंस है वो कम नहीं होगा, और इसमें तो और कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ 3 स्टेप तक तो ये ठीक है, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है अंतर, लेकिन यहाँ जाके तो हो गया ना। तो इस तरीके से इसका ये आंसर दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो कोई दिक्कत नहीं। या तो वो नंबर एवरेज देंगे या इस क्वेश्चन को हटा देंगे, जो भी होगा आप अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी रहेगा उनका, जब क्वेश्चन गलत होता है तो उनकी तरफ से या तो अप्रोक्सीमेट आंसर दिया जाएगा, नंबर दिए जाएंगे, तभी पॉइंटों में नंबर आते हैं। जैसे इस तरीके से कई एग्जाम में रहता है 75.56। जब अपन सभी क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं और माइनस मार्किंग नहीं है तो सबका सही आंसर आना चाहिए, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट में कोई क्वेश्चन अगर गड़बड़ होता है तो अप्रोक्सीमेट में आपको सबको आंसर उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में आपके क्वेश्चन सही गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
उस नंबर का चयन करो जो चौथे नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहले नंबर से संबंधित है। अब देखो चौथे नंबर से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे से है, तो 68, 130, 350। देखो यहाँ पे क्या है, 68 स्क्वायर के क्यूब के बराबर तो नहीं है, तो देखो 68 क्या है, 4 का क्यूब प्लस 4 बराबर 68। ये देखा हमने 5 का क्यूब प्लस 5 बराबर कितना हुआ, 130। हमने ये देखा 350 को देखा तो 7 का क्यूब प्लस 7 बराबर यानी 343 प्लस 7 बराबर 350। ये था 64 प्लस 4 और ये था 125 प्लस 5। तो 4, 5, 6 होगा तो 6 का क्यूब प्लस 6 यानी 6 का क्यूब 216 प्लस 6 यानी 222। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 बराबर 222 आंसर। काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जामों में जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो कई बार आया है, मतलब क्यू के रूप में कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे और एक अलग है, उस शब्द को चुने जो बाकियों से अलग है। देखो ऐसा अलग अलग थोड़ा फॉन्ट से गड़बड़ है, बाकियों से यानी इनसे अलग है। टॉल लंबा, विशाल, ह्यूज, थिन पतला, तेज, शार्प। देखो शार्प क्या होता है, तेज। शार्प यानी तेज होता है, यानी चाकू छुरी को भी तेज कहते हैं। माइंड तेज होता है, उसको भी तेज कहते हैं। और ये किसी के इंसान के शरीर का बता रहा है, यानी शरीर के लक्षण यानी बॉडी के लक्षण है। कोई लंबा होता है, विशाल है, कोई बड़ा है, पतला है यानी कमजोर है। तेज शार्प क्या, या तो चाकू की धार वगैरह को अपन शार्प कह सकते हैं, या माइंड शार्प होता है उसको भी शार्प तेज कह सकते हैं, भाई तेज माइंड है इसका। तो इसके लिए शार्प क्या हो जाएगा, शार्प तेज अलग हो जाएगा। इस तरीके से अपना जो रीजनिंग का पार्ट था वो पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो इनको भी देख लीजिएगा थोड़ा, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि फिर क्या होता है कि बाद में ये जो आंसर की है उसको हटा देते हैं साइड से, तो आपको फिर ये वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन आया था जीएस में, तो हमें कैसे इसको पढ़ना है और किस को पढ़ना है। निःशुल्क व्यापार क्षेत्र क्या है, जहां माल कस्टम अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना ढोया जाए, नियंत्रित, नियमित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये देखो, फ्री ट्रेड जोन इन वन वेयर, यानी फ्री ट्रेड जोन यानी फ्री में, यानी टैक्स वगैरह कहाँ नहीं लगेगा ना। गुड में बी लैंडेड, हैंडल, मैन्युफैक्चर एंड रेप्रोक्सपोर्टर री-एक्सपोर्टेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कस्टम अथॉरिटी। यानी जो चेक करने वाले जो अधिकारी वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट के अंतर्गत जो चेक करने के लिए आता है, अगर वो चेक नहीं कर रहे, टैक्स वैक्स नहीं दे रहे, तो उस पर क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड हो रहा है, अपना फ्री में व्यापार चल रहा है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्री में व्यापार कब चलेगा, भाई हमें टैक्स वैक्स देना नहीं है, बनाया बेचा, जैसे कच्चा धंधे होते हैं उस तरीके से। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग, यानी तमिलनाडु के तट पर सबसे अधिक वर्षा कब होती है। तो सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु के तट पर कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में। तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो जनरल अवेयरनेस चल ही रहा है तो यही रहेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, हर्ष चरित्र किसने लिखी थी। ये किसने लिखी थी, देखो वर्धा हर्ष चरित्रा किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। किसने लिखे थे, बाणभट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें सर यह शब्द किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, कई जैसे इसमें वॉलीबॉल का आया है, हॉकी का आ जाए, फुटबॉल का आ जाए, बॉक्सिंग का आ जाए, तैराक का आ जाए, किसी का भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो विविध रहती है आप उस विविध को पढ़ के जाइएगा तो बेटर रहेगा। देखो 6 फरवरी 2020 को पॉलिसी रेपो दर क्या थी। 6 फरवरी 2020 को पॉलिसी रेपो दर कितनी थी। अब ये तो पढ़ा होगा आपको तभी पता होगा, नहीं तो आप अंदाजा तो नहीं लगा पाओगे। तो कितनी थी, 5.15%, 5.15%। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं, जीएस के भी टफ ही माने जाते हैं, इतना बच्चे नहीं देख पाते। क्वेश्चन इज द स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू
में विष में पाया जाता है। बिच्छू के विष में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? टेल्सन। बिच्छू के में विष में पाया जाता है। जैसे देखो, पॉइजन स्कॉर्पियन इज फाउंड इन, यानी बिच्छू में विष कहाँ पाया जाता है? कहने का मतलब ये है, बिच्छू में कौन सा विष नहीं, बिच्छू में विष कहाँ पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? टेल्सन में। मुंह में पाया जाता है? नहीं। पैर में, हाथ में नहीं। देखो आपने ऐसे बिच्छू बना हुआ ना, तो उसकी जो घुंडी होती है ये वाली, इस तरीके से, जैसे ये बिच्छू है एकदम ये वाला, तो इसको ये होता है ना, इधर से डंक मारता है। अगर आपके हाथ में ये चल रहा है तो डंक नहीं मार पाएगा। कब मारेगा डंक? जब आपकी इसके पूंछ के नीचे पहुंच जाएगा अगर हाथ, तो यहाँ पे डंप मार, जैसे आप इसको पकड़ोगे या हाथ टच करते हो तो ये डंक पीछे से ये अपनी पूंछ से डंक मार देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेल्सन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा हुआ जीएस का। इसमें आपको कोई परेशानी आई हो, समझ में नहीं आ रहा हो या आवाज का इश्यू हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको सभी बच्चों को, आपके दोस्तों को भी वीडियो पहुंच पाएगी। और चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जो आपके लिए व्यापम, एसएससी एंड रेलवे और बैंक एग्जाम के लिए भी काफी लाभदायक रहेगी। 0 लेवल से आपको स्टार्ट किया जाएगा और हाई लेवल तक, आपको अच्छी लेवल तक, एसएससी लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।